दिल और जज्बात, यह दोनों शायद कितनी बार कुछ ले गए थे कि अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे, मगर सिया को हमारे जज्बातों का कोई परवाह नहीं था। उसे तो बस उन पैसों से मतलब था जो वह रात में नए ग्राहकों से वसूल करती थी। अपनी पहली उंगलियों को जुबान से चाट कर गिनती और अपनी लाल साड़ी के पल्लू में बांध देती और उस बंदे को हमारे हवाले कर देती। जाओ जाकर ऐश कर लो आज की रात। मैं उस कोठे की सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, कमसीन थी। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। अब तो मैं गिनती भी भूल गई थी कि इन 20 सालों में कितनी बार मुझे दरिंद्राओं ने निशाना बनाया था, कितनी बार मेरी सिसकियाँ और चीखें कमरों की दीवारें में जा टकराकर अपनी मौत आप मरी थी। मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा न था जिस पर हैवानियत का निशान साबित ना हुए हो। और आज रात तो जिसमें भेड़िए ने मेरा पाला पड़ा था, उसने तो मुझे अपने दांतों से लहूलुहान कर दिया था। मेरे चेहरे को भी नहीं छोड़ा था। मेरे होठ पर नीले पड़ गए थे, मगर उसकी हवस पूरी होने में नहीं आ रही थी। आखिरकार मैंने उसे सर से जोर से गुलदार मारा और उसे जख्मी कर दिया। पर सिया मुझे बहुत दिल मिला रही थी मुझ पर। इतने अमीर ग्राहक ने मेरे हाथों से जख्म कर लिया है, मगर मेरे जख्मों का परवाह किसी को भी नहीं था। यहाँ शायद मुझे कोई इंसान समझने को भी तैयार नहीं था। इसीलिए कई रात मैंने परेशानियों में खाली नहीं की थी। आज तो मैंने सिया के सामने हाथ जोड़कर कह दिया कि मुझे क्षमा कर दो, आराम करने दो। उसने कहा कि एक तो तुमने मेरा ग्राहक भगा दिया, ऊपर से आराम करने दूँ। आज तो तेरे कमरे में मैं 2 बंदे छोड़ दूंगी। उस डायन ने इन 4 सालों ने मुझ पर कहाँ तरस खाया था जो आज खाती। मैं खुद को घसीटती हुई कमरे में चली गई और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज की रात किसी ने पापी को मेरे चौखट पे ना भेजे। मगर अभी मैंने अपने हाथ में अपने भगवान कृष्ण के आगे ही नीचे भी किए ही थे कि दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। जो मेरे कानों में इस आहट को सुना था, मगर मैं बेहाल पड़ी सी रह गई। मेरे बदन में बहुत दर्द था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। अब मैं तो लगातार दर्द से तड़प ही रही थी और मुझे गुस्सा से काँप भी रही थी। इसीलिए उठकर मैंने दरवाज़ा भी नहीं खोला था, लेकिन शायद इतनी ज़ोर से खटक रहा था कि मैं ना चाहते हुए भी उठकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। तो उस डायन सामने खड़ी थी, मुझे घूर कर कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जा, खास तेरे लिए एक छोकरा लाया है। आज की रात तुझे साथ लेकर जाएगा और खबरदार जो तूने कोई अपनी मनमानी की तो, वरना अंजाम जिम्मेवारी तू ही खुद होगी। अगर हिम्मत नहीं होगी तो इंजेक्शन लगा देती हूँ, मगर उसे खुश करके ही आना। मैं उससे बातें सुनकर एक सहर आहे भर कर रह गई। उसने कहा कि आधे घंटे में आती हूँ। यह कहकर मैं अंदर चली गई। मेरे कदमों में खुद को आने वाली परेशानियों के तैयार नहीं थी, क्योंकि उस रात को मुझे कोई ग्राहक ले जाने के लिए आता तो मेरी रात परेशानी की चरम सीमा पार कर देती थी। मुझे ले जाने वाला मुझसे वसूली भी बहुत भारी लेता था, मगर उसका खुद का दिल भी भर जाता था। अपने दरिंदे दोस्तों के हवाले कर देता था। इसीलिए मुझे मजबूरन इंजेक्शन लगवाना पड़ा था। नशे की हालत में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और इस परेशानी से मुझे कमी आए। जब तक मैं लड़खड़ाते हुए नीचे आई तो सामने एक खूबसूरत सख्त नौजवान आदमी खड़ा था। देखने में तो वह शरीफ खानदान का लग रहा था, मगर खैर मैंने ऐसे चेहरे के पीछे बहुत से भेड़िए छिपे देखे हैं। इसीलिए बगैर उसकी शक्ल पर गौर किए अपनी गाड़ी में जा बैठी। मेरा दिमाग अब शून्य हो रहा था। मैंने सीट पर सर रख कर आँखें बंद कर ली और वह गाड़ी चलाते हुए मुझसे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं पहली बार में ही उसका गम से मुस्कुराई थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा था, ना ही उन्हें मेरा नाम से कोई मतलब था। मैंने कहा कि तुम्हें पसंद है उसी का नाम बुला लो, क्योंकि मैं खुद बेनाम हो चुकी हूँ। उसने कहा कि कोई अपना नाम भूलता है भला? मैंने कहा कि पिछले 5 सालों से मैं अपना नाम की पहचान, अपनी इज्जत, सब कुछ भुला चुकी हूँ। इसीलिए अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम भी मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, वरना मतलब निकलोगे और मुझे वापस वहीं पर छोड़ दोगे। उसने जवान ने कहा, मेरा नाम विश्वास है, मैं दिल्ली के नेहरू प्लेस में रहता हूँ।
चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। मेरी बातों का जवाब में उसने अपने बारे में बताया। एक आलीशान बंगले के सामने गाड़ी आकर रोक दी। मैं उसके बातों का जवाब में कुछ भी नहीं बोली, बस चुप उससे उतरने ही वाली थी कि उसने जल्दी से नीचे उतारकर मेरे साइड वाला दरवाज़ा खोला। मुझे आज तक किसी ने पहली बार इतना इज्जत दी थी, इससे पहले किसी ने नहीं दी थी, इसीलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई। हम जैसी औरतें इज्जत कोई भी नहीं करता, बस अपना मतलब पूरा करता है और किसी कूड़ेदान के कचड़े की तरफ फेंक कर चले जाते हैं। इसीलिए मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने मुझे यूँ इतना अहमियत दिया था। उसने मेरा नाम पूछा था, लेकिन मैं भी जानती थी कि थोड़ी ही देर बाद मैं अपना शरीर को चोला निकाल के उस हैवानियत को दिखाएंगे और चलता करेंगे। इसीलिए मैंने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसके साथ ही मैं चल पड़ी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन नशा अब चढ़ने लगा था। मैं अचानक से गिरने लगी थी। उसने मुझे थाम लिया और अपने बाहों में उठाकर मुझे बेडरूम में ले गया और बेड पर लेटा दिया। कहा कि ज़रूरत थी इतनी डोज लेने की। उसमें शब्द में फिकिरमंदी सी लग रही थी। मैंने कहा कि नशा तो है, मेरी परेशानी और तकलीफ को कम करता है। इस तरह होश में तो मैं मर्दों को हैवानियत को भी नहीं सह पाऊँगी और मैं मर जाऊँगी। और वह मेरे साथ भी बैठ गया और अफसोस से मुझे देखने लगा। कहने लगा, बेफिक्र रहो, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, इसीलिए रिलैक्स होकर बैठो। हमें अभी बहुत सारी बातें करना है। मैंने कहा, मैं हमेशा मर्दों से बेहसी ही देखा है। जब तक होश संभाला है, मैंने अपने बाप को भी जुल्म सहा। मेरी माँ ने तो मुझे मोहब्बत भरी गोद देने से पहले ही दम तोड़ गई थी। मेरे बाप ने मुझे मनहूस कहा और मुझे एक बूढ़े आदमी के हाथों बेच दिया। तब से मेरा सौदा ही होता आ रहा है। इन 12 सालों में कितने ग्राहक आए जिन्होंने मुझे कुछ पल के लिए खरीदा, अपनी इच्छा पूरी की और फिर यूँ फेंक कर चले गए, जैसे मेरे अंदर दिल ही धड़कता ना हो। एक बेजान मोम सी गुड़िया हूँ। मैं जानती नहीं कि उसे अपने परेशानी क्यों सुनाने बैठ गई। अपने खरीदारों के सामने खुद पर कभी तरस नहीं खाया था, क्योंकि जो इसकी कीमत भर कर कुछ घंटे के लिए मुझे अपनाते थे, वह मेरा दुख सुनने के लिए थोड़ी ना अपनाते थे। उन्हें तो कुछ पल के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती थी बस। मगर सामने बैठा वो आदमी न जाने क्यों उन लोगों के से बहुत अलग दिख रहा था। मुझे वह बड़ी ईमानदार भी लग रहा था। मेरी दास्तां भी सुन रहा था। उनकी आंखों में थोड़ी नमी भी उतर आई थी। तभी मेरे आंखों के आगे पूरा अंधेरा सा छाने लगा था। उसने कमरे में एक तरफ रखे फ्रिज के बोतल खोले और शीशे के गिलास में डाल के मुझे थमाया। मैंने वह चुपचाप पी लिया। मुझे लगा कि वह शराब होगी, मगर वह नींबू का पानी था, जो शायद मेरा नशा उतारने के लिए मुझे पिलाया गया था। मैंने उससे हलक में वह डाल दिया। यहाँ की मंजूरी कुछ कुछ साफ होने लगी। मैंने कहा, क्या तुम मुझे होश में लाकर मुझे तकलीफ़ देना चाहोगे? शायद तुम्हें औरत की चीख सुनने से ज़्यादा अच्छा लगता है। वह मेरी बात सुन के मुस्कुराने लगा और कहा कि तुमसे बातें करने के लिए तुम्हारा होश में लाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, इतने पैसे में तुम महज मुझसे बातें करने के लिए दी थी? तो बोला, मुझे औरतों का तकलीफ़ देना पसंद नहीं। मेरे नज़दीक औरत भगवान से बनाई हुई खूबसूरत चीज़ है। मेरा बस चले तो औरत को 7 पर्दों में भी छुपा कर रखूँ, जमाने की मैली नज़रों से बचा के रखूँ उसे। मैं उसकी बात में बहुत ज़ोर से हंसी और कहा, तुम जैसे सोच रखने वाले इंसान मुझ लड़की से क्या मतलब? फिर ये मुझे यहाँ से क्यों ले आए हो तुम? तुम्हें तो किसी अच्छी जगह जाना चाहिए और वहाँ से अपने लिए लड़की ढूंढना चाहिए। मुझ जैसी लड़की का दामन तो पहले से ही बहुत गंदा हो चुका है। उसने कहा, मेरे नज़दीक तुम भी तो हो, अच्छी औरत हो, क्योंकि यह सब तो तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं करती हो। तुम्हें यह सब ज़बरदस्ती करवाने में उकसाया जाता है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम भी अच्छे घर की बहू और इज्जत बनो। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ पर्दे में छुपा के रखे और अपनी आंखों में आंखें डाल के मुझसे कह रहा था। मैं सोच रही थी कि शायद मेरे अंदर का हाल मेरी आंखों में पड़ रहा हो। मैं ज़्यादा देर तक उसके नज़रें नहीं मिला पाई, इसीलिए मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, जिस काम के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो वह जल्दी निपटाओ और मुझे चलता करो। मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में अपना दिमाग ख़राब नहीं करने वाली। मेरा नशा पूरी तरह से उतर चुका था, मगर बजाय मेरे करीब आने के वह उठकर अलमारी से कपड़े निकालने लगा और वॉशरूम में चला गया।
मुझे लगा कि वह मेरे करीब आने से पहले फ्रेश होना चाहता है। मैं बेड के किनारे उसके सर पर रखे आंखें मूंद कर लेट गई थी। नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसका इंतज़ार करने लगी। जब वह शावर लेकर निकला तो उसने गीले बाल और गीला जिस्म शर्ट से गीला कर गया था। मैं एकटक उसको देखने लगी। वह काफ़ी हैंडसम और खूबसूरत जवान लड़का दिख रहा था। मेरा जितने भी लोगों से अब तक पाला पड़ा था, ज़्यादातर 40-50 बूढ़े से ही लगा था, जो अपनी पत्नियों के सताए हुए घर से निकलते थे, अपनी सारी फैंटेशन मुझ पर निकालते थे। कोई बूढ़ा तो अपने ऑफिस का वर्कर का गुस्सा मुझ पर उतार कर चला जाता था। उसने तो कोई भी इंसान मुझे इंसान समझता ही ना था, ना ही मैंने आज तक किसी को जी भर कर देखा था। लेकिन वह नौजवान बहुत खूबसूरत था, उससे मुझे नज़रें हटाना मुश्किल लग रहा था। मैंने इस परेशानी में थी कि उसने अब तक कोई हैवानियत नहीं दिखाई थी। वह एक अच्छा इंसान लग रहा था, इसलिए मुझे पर्सनैलिटी से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कहा कि शायद तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा, इसीलिए मैं तुम्हें कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ तब तक। यह कहकर वह मेरे कमरे से निकल गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठी रही, क्योंकि मैं घर के सारे तरीके करके आई थी। मैंने कमरे को पूरा जायज़ा लिया। उसका कमरा बहुत खूबसूरत था, सादा था, और वह अपनी शक्ल का कोई लोफर और बदचलन इंसान नहीं लग रहा था। ना ही उसके कमरे में कोई ऐसी चीज़ थी जो कैरेक्टर को गलत साबित कर रही थी। कमरे में एक अलमारी थी जिसे मोटी मोटी किताबें पड़ी थी। यूँ लगता था कि वह किताबें राइटर की हो। अपना ज़्यादातर टाइम किताबों को पढ़ने में ही बिताता हो। पता नहीं इस तरह की किताबें इंसान को मेरे पीछे क्यों पड़ा गया था। मुझे शायद इन सब सारे सवालों का इंतज़ार था। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और उसने कॉफ़ी भरा हुआ गिलास 2 कप लाकर मेरे सामने कुर्सी पर रख दिया, और फिर एक कप मुझे पकड़ाकर दूसरा कप अपने होठों पर लगाया। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। उसके इरादे अभी मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वह क्या करेगा और क्या करना चाह रहा था मुझसे। मैंने कॉफ़ी का घूंट भरा तो वह कॉफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी थी। उसने कहा कि तुम इससे कैद खाने में हो, क्या तुमने कभी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा, एक बार लड़की यहाँ पर आई तो वो अपनी इज्जत गंवा बैठती है, तो फिर वह यहाँ से निकल के भी कहाँ जाए। तब भी उसको कोई ठिकाना नहीं देने वाला, क्योंकि सफारत की चोला पहनने वाले लोग उन लोगों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो इस काम करते हैं और मुझ जैसी बदचलन लड़कियों को देख के मुँह मोड़ लेते हैं, जैसे कोई अछूत की मरीज को देखकर करते हैं। जबकि हमारे शरीफ लोग रात में हमारे कोठे पर मौजूद होते हैं और तब हम उनकी बुरी नहीं लगते। यह दुनिया भी बहुत अजीब है और इसमें रहने वाले लोग बहुत दोगले और गंदे हैं। उनसे कहा कि तुम्हारी सोच काफ़ी साफ लग रही है और तुम साफ दिल के भी लग रहे हो। तुम्हारे दिमाग में बैठा लो, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मैंने तिरछी नज़रों से उसको देखा और पूछा कि तुमने और मुझ में ऐसा क्या फ़र्क है? तुम भी तो रात का टाइम मेरी कीमत अदा करने मुझे यहाँ लेकर आए हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ किसी काम के लिए नहीं लाया हूँ। मैं अपनी इस बात पर चौंक गई थी, क्योंकि अगर उसने मुझे अपनी हवस पूरी करने के लिए नहीं लाई होती तो फिर वह कर क्यों वहाँ पे लाया मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ लाए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने मुझे छुआ तक नहीं था। उसने कह दिया कि तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम जैसी लाचार और बेसहारा लड़कियों को भी जो हालात से सताई हो, और उन्हें वहाँ पर भेज दिया जाता है जहाँ मैंने कहा ना, तुम मेरी क्या मदद करोगे? मैं खुद ही तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, और ना ही मेरी जैसी लड़कियों को अपनी इज्जत गंवा बैठी है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान के पास, खासकर एक औरत के पास, इज्जत होती है। अगर वही गंवा बैठे तो इस दुनिया में कोई भी लड़की, शरीफ लड़का उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। तो फिर अच्छा ही होता है कि दुनिया के धक्के खाने के बजाय हम यही कोठे पे बैठे रहें, क्योंकि हम जैसी लड़कियों को समाज स्वीकार नहीं करता, चाहे हम ज़बरदस्ती वहाँ लाए हो या फिर अपनी खुशी से। उसमें कहा कि तुमने कहा न कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। शायद तुम्हारा पाला मुझ जैसे आदमी से आज तक नहीं पड़ा, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन फिक्र मत करो,
बहुत जल्द तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैंने कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे हो? उसने कहा कि पहले तुझे मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा, मेरा भरोसा तुम कैसे जीत सकोगे जबकि हम पहली बार ही मिले थे? उसने कहा कि एक नज़र में ही अगले बंदे को पहचान लेता हूँ कि वह भरोसा लायक है या नहीं। तुम मुझे बिल्कुल भरोसे लायक लड़की लग रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी सिया से बहुत तंग आ चुकी हो और तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है, और तुम जैसी लड़कियों के साथ नहीं जानती यह औरत कितनी खतरनाक है। उनकी ऐसे लोगों के साथ संबंध है जो लड़कियों को समलैंगिक करवाते हैं और ऐसे ठिकानों पर ले जाते हैं जहां उनसे गलत काम करवाते हैं। ज़्यादातर यह काम ज़बरदस्ती करवाए जाते हैं और उन लड़कियों को ज़बरदस्ती किसी कॉलेज या स्कूल में से किडनैप कराया जाता है, या कोई हालात की सताई हो या फिर घर से भागी हुई लड़कियाँ हो जिनको उनकी आशिक कम कीमत में बेच के चले जाते हैं। वह आशिक जो उनके साथ मोहब्बत के दावेदार करते हैं और शादी करने के सपने दिखाते हैं, फिर उनको इन जुल्मी लोगों के हाथों बेचकर चले जाते हैं। मैं उन गैंग को सरदार तक पहुंचाना चाहता हूं और इसमें तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि सिया के काफ़ी संबंधी रहता है और वह अक्सर ही उससे मिलने आता रहता है। सिया अक्सर लड़कियों से उसी से लेती है। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो, अगर नहीं जानती हो तो मुझे पता करके दो। मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, बल्कि तुम्हारी मनपसंद की ज़िंदगी तुम्हें देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत मासूम और भरोसे वाली लड़की लग रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस दलदल से निकलो और तुम जैसी लड़कियों को, बेसहारा लड़कियों को भी वहाँ से निकालो और गैंग के सरदार तक पहुंचकर यहाँ सब काम कर सकता हूँ। मैं उनको अब शक के नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा कि इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है और तुम मुझ पर कैसे भरोसा कर सकते हो? क्या पता मैं यहाँ से जाने के बाद सिया को भी सब कुछ सच सच बता दूँ। उसने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर तक की हाल अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं काफ़ी सालों से तुम्हें नोट कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसी लड़की होती तो कभी भी मुझे यहाँ अपनी पर्सनल जगह पर नहीं लेकर आता। मैंने कहा कि तुम कौन हो और यह सब क्यों करना चाहते हो? तुम्हें यह सब करने में क्या मिलेगा? उसने कहा कि मैं एक ऑफिसर हूँ। मेरा मिशन यही है कि तुम्हें बता चुका हूँ। अब मैं समझती हूँ कि मेरे कमरे में इतनी भारी भरकम किताबें क्यों रखी हुई है। मैंने कहा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उसने कहा कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने जा रहा है। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी सनसनी से दौड़ गई। मैंने कहा कि मुझे डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम घर तक छोड़ दो। उसने कहा कि मुझे अपने रिसर्च का पता चला है कि बहुत जल्द सिया अपने कोठे में खूबसूरत लड़कियों किसी गैंग के सरदार को बेचने का इरादा कर रही है और उन लड़कियों में तुम भी शामिल हो। और तुम्हें पता है कि उन लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं? तुम सोच भी नहीं सकती इस परेशानी से तुम बिता रही हो, और मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर पूरी तरह से सहम गई थी। वैसे तो शुरू में ही सभी परेशानी सताती रहती है। मैं अनजान से इस नहीं थी, पर ना उससे तकलीफ़ से जो उसमें सहनी पड़ती थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अगर एक बार लड़की उस गैंग में आ जाए और हाथ लग जाए तो उसके साथ क्या क्या हो जाता है। और लोग उस लड़कियों को खिलौने बना के रख देते हैं और फिर बुरी तरह से रौंद देते हैं। जब वो पूरी तरह से अपनी हवस का निशाना बना लेते हैं, वह लड़की बिल्कुल ही बेजान बन जाती है और फिर उसका कत्ल भी कर देते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैं हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा? उसने कहा कि अगले हफ्ते वह किसी भी रात डाकुओं के सरदार उन लड़कियों के सौदे के लिए तुम्हारी मैडम से मिलेंगे। तुमने उसी टाइम मुझे खबर देनी होगी ताकि मैं मौका पाकर वहाँ रेड कर सके। मैंने कहा कि मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है जिससे मैं तुम्हें खबर दूं, और ना ही हमें रखने की इजाज़त है। उसने मेरी कलाई में एक ब्रेसलेट पहना दिया और वह ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। एक नन्ही सी चेन मैंने पूरी कलाई में घेरे में था। उस चेन के कोने में एक छोटा सा दिल बना हुआ था। उसने कहा कि वह सरदार वहाँ से पहुँचे तो दिल पर मौजूद एक छोटा सा बटन है, उसको दबा देना।
मुझे तक सिग्नल पहुंचा जाएगी और इस ब्रेसलेट को अपने मैडम से छुपा कर रखना। मैंने हामी भर ली। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो आराम कर सकती हो, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ और सुबह तुम्हें वहाँ से छोड़कर चला जाऊँगा। यह कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मैं वो ब्रेसलेट बड़े गौर से देखने लगी। मेरी कलाई पर बंधा हुआ था और शायद मेरी आज़ादी का रास्ता भी था। अगली सुबह वह मुझे वापस वहीं छोड़कर चला गया। उसने मुझे जाने के बाद शायद ऐसा लगा कि मैं इस कोटे में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। शायद मेरी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। जाते जाते उस मैडम ने को कह दिया कि लड़की को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि हर रात की पेमेंट मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ। 1 हफ्ता के लिए सिर्फ मेरी है, उनको कोई भी नहीं छुएगा और रोज़ मेरी गाड़ी आएगी, उसको लेकर जाएगी। सिया की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वह हर कीमत मेरी अदा कर रहा था। वह बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए बिना चूप पपड़ किए हुए उसके पैसे वसूल किए। अब मैं पूरी तरह से उस नौजवान से प्रभावित हो चुकी थी। उसने अपना नाम विश्वास बताया था। वह सिर्फ मुझे यहाँ आज़ाद करवाना चाहता था, बल्कि मेरा ख्याल भी रखना चाहता था। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मेरी यूँ परवाह की थी और मेरी आंखें भर आई थी, वरना आज तक तो किसी ने मुझे इंसान भी नहीं समझा था। कम से कम उसने मुझे एक इंसान तो समझा था। कम से कम उसने मेरे लिए कुछ तो समझा था। जो अपनी मजबूरी को बार बार अपनी इज्जत का सौदा करती थी, अब हर रात सिया आसपास के ही मंडराती रहती, अपने खास मेहमानों को अपनी बैठक में बैठवाती थी और वहीं से उससे बातचीत करवाती रहती थी। मैं हर रात तैयार होकर उसकी भेजी गई गाड़ी में बैठ जाती थी, उसके घर में चली जाती थी और सारी जानकारी देती रहती थी। आज कौन कौन कोठे पर आया था और क्या क्या हुआ था, और मेरी सारी बातों को गौर से सुनता और मुझे आराम करने को कहकर मेरे कमरे से निकल जाता। क्यों आज हफ्ते में आखिरी दिन था और मैं पहले से ज़्यादा चौकन्नी थी। सिया ने मुझे कहा था कि आज इस लड़के के साथ तुम्हें नहीं भेजा जाएगा, बल्कि एक मेहमान है, खास आने वाले हैं जो तुम्हें जल्द ही तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ में कुछ दूसरी लड़कियां भी भेजी आ रही है। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। मैंने कहा कि आज तो मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि उसने पूरे हफ्ते की पेमेंट आपको दी थी। उसने कहा कि मुझसे ज़्यादा बहस ना करो और जो कहा वही करो। वह गुस्से से तिल मिला रही थी। वह वहाँ से चली गई। वह पूरी तरह से चौकन्नी थी। ज़रूर वही सरदार आने वाला है, क्योंकि सिया की तैयारी कुछ अलग तरह से हो रही थी। उसने अपनी बैठक में किसी को भी आने से मना कर दिया था। अचानक वह बाहर काफ़ी गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनाई दी और जल्दी से अपने बैठक में चली गई, जहाँ पर उसने हम लड़कियों को डील करनी थी। मैंने अपनी कलाई पर से कपड़ा हटाया और ब्रेसलेट की मौजूद बटन को दबा दिया। अब मेरा काम हो चुका था। विश्वास को कहने के हिसाब से मैंने आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाना था और उसके लंगे हाथों पकड़वाना था। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे सही मायने का पता चला था, आज़ादी का अहमियत का अंदाज़ा हुआ था और मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश और जोश में थी कि आज बहुत जल्दी सब कुछ यहाँ ठीक होने वाला है और मैं बहुत जल्द यहाँ से आज़ाद होने वाली हूँ, क्योंकि विश्वास ने मुझे वादा किया था कि मैं तुम्हें आज़ादी मनचाही ज़िंदगी दिलवाऊंगा, जिस पर मुझे पूरा हक था। आधे घंटे बाद बाहर गाड़ियों के सायरन सुनाई दी, जो कि पुलिस वाले की थी। मैंने खिड़की खोल के पर्दा हटाकर देखा, बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी खड़ी है। उन्होंने उस कोठे के चारों तरफ से घेर लिया था। सबसे पहली गाड़ी विश्वास बाहर निकला था। अपना ड्यूटी का ड्रेस पहना हुआ था, उसके हाथ में पिस्टल था और कोठे के अंदर दाखिल हो चुका था अपने साथियों के साथ। उन्होंने आते ही वहां बैठकर धावा बोल दिया था। मेरे देखते ही देखे सिया और सरदार को हथकड़ी पहना कर बाहर ले जाया गया। उसके चेहरे पर हवाई उड़ गई थी। वह जैसे उसकी किसी की मुखबरी करा दी हो। उन्हें क्या पता कि मुखबरी करने वाली कोई भी नहीं, बल्कि उन्हीं की कोठी की एक लड़की होगी। मुझे सिया की हालत देखकर पहली बार ज़िंदगी में खुशी महसूस हो रही थी। उस औरत ने तो मुझे बर्बाद कर रखा ही था, अब किसकी भी बर्बादी का टाइम आ गया है। उसका सरदार विश्वास को भी धमकियाँ दे रहा था कि तुम्हें मैं देख लूँगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हथकड़ी पहनाने की। विश्वास ने एक घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया और कहा कि अब तुम सारी ज़िंदगी जेल में ही सड़ोगी, क्योंकि तुम पर इतना सारे केस है कि तुम्हारा निकलना नामुमकिन है। उसने ले जाके गाड़ी पर बिठा लिया और एक लेडी पुलिस ने सारे कमरे की तलाशियाँ ली। उस लड़कियों को बाहर निकाला। इस ज़िंदगी का नक्शा बनाती रही है। हम सबको एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा दिया गया और पुलिस की थी जो गाड़ी। सब लड़कियां डरी हुई थी, न जाने उसके साथ अब क्या होगा, लेकिन मैं तसल्ली से बैठी हुई थी। पुलिस ने पूछताछ की तो हम लोग कहाँ से आए हुए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। फिर किसी लड़की के पास कोई ठिकाना नहीं था। सब लोग एक दूसरे को मुंह देखने लगे, हम वहाँ जाएंगे। फिर पुलिस वालों ने उन लड़कियों की एक आश्रम में भेज दिया गया, जिसमें मैं भी शामिल थी। हमें एक गाड़ी पर बैठाकर एक आश्रम की तरफ भेज दिया गया। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी का दरवाज़ा जिसने खोला वह विश्वास था। उसने मेरी बाजू को पकड़ के मुझे बाहर निकाला और कहा कि तुम मेरे साथ चलो। वह मैं केस का इंचार्ज था, इसीलिए उसने किसी से कोई सवाल नहीं किया। उसने मुझे अपनी गाड़ी पर बिठाया और फ्रंट सीट में खुद बैठ के चलने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से आज इस सरदार तक मैं पहुंच सका हूं, जिसकी तलाश था मुझे कब से थी। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि इस केस में तुमने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है। मैंने कहा कि मैंने तो बस तुम्हें बताया कि मेरा कोई कमाल नहीं है, बस तुम्हारा ही कमाल है। आज तुम्हारी वजह से मुझ जैसी बेसहारा लड़कियों के कैद होने से और बच गई, आज़ाद हो गई। हम सबको तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। वह मेरी बात सुन के मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि चलो हिसाब बराबर हुआ। मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊँगी? उसने कहा जहाँ तुम्हें होना चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब? वह तुम्हारा अपने घर ले गया और कहा कि तुम इस घर में रह सकती हो। मैंने कहा किस हिसाब से और किस रिश्ते से मैं रह सकती हूँ इस अजनबी के घर में? मैं नहीं रह सकती, मुझे तुम अनाथ आश्रम में छोड़ दो बाकी लड़कियों के साथ। उसने कहा कि तुमसे मैं वादा किया था, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी अगली बात ने ही मुझे हैरानी में डाल दिया था। भला मुझ जैसी लड़कियों से कोई इस तरह से सवाल भी कैसे कर सकता है? उसने कहा कि क्या तुम मेरी तन्हाई में मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी? तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। और मैं सारे सवाल ऐसी थी जैसे मैं कोई पुतला हूँ। भला मुझ जैसी दागदार लड़की से इस काबिल हो सकती है? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई विश्वास जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल करना चाहेगा। मैंने यह ख्याल में भी नहीं कभी सोचा था। कब से छोड़ दिया था, मगर यूँ उसने अचानक मुझे पूछते हुए देखा तो मेरा जुबान ही बिल्कुल सन्न रह गई। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना करोगी? मैंने उससे सवाल पर सारा उल्टा सवाल कर डाला तो वह हंसने लगा। कहा नहीं, इस घर में चोरें रहती है जो सिर्फ मुझ पर नज़र रखती है, मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने कहा कि यह सब डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में किसी और औरत की शामिल होना चाहिए, ना कि मुझ जैसी लड़कियों की जिसके जिस्म में कई भी हिस्से नहीं हैं। हर किसी हिस्से में हर आदमी का छुआ हुआ ही है। आदमी ने ना छुआ हो वह ऐसा हो ही नहीं सकता। वह मेरी बातें सुन के मेरे करीब आया और दोनों हाथें थाम कर अपनी आंखों में लगाया और कहा कि तुम पर तरस नहीं खा रहा, मुझे अच्छी लगने लगी हो। उन आदमियों ने मुझसे तुम्हारी मासूमियत नहीं थी। तुम आज के बाद खुद को किसी भी कमतर मत समझना। प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगेगा विश्वास को पसंद को भी कामता रहे। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं उसकी बात सुन के लाजवाब सी हो गई थी। मैंने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मानेंगे? उन्होंने तुम्हारे बारे में कैसे कैसे सपने देखे होंगे ना। तो वह मुस्कुराया, कहा कि 6 फीट 6 इंच आदमी इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सके, किसी को शामिल करने के लिए दुनिया के सामने डट जाए, और ऐसे करने से काबिलियत रहता है। तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने तुम्हें पूरी मन से चाहत से अपनाना चाहता हूँ। कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे बीते हुए कल को नहीं दोहराऊँगा, ये मेरा वादा है। मैं यह जानता हूँ कि हम सब अपनी ज़िंदगी में पापी हैं, मगर तुमने तो एक ना की जुर्म की सज़ा काटी है। तुम्हारा हर खुशी पर हक है जो तुमसे छीन ली गई थी। अपने अंगूठी से मेरी उंगलियों पर दावा डालकर बोला, जैसे मेरे इनकार करने पर उसका दिल टूट जाएगा। भला मुझ जैसी लड़कियों के ज़िंदगी में भी क्या चाहिए था?
मेरे दिल में अपने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया, जिससे मुझे अपनी जैसी औरत के नसीब में इतना अच्छा आदमी लिख दिया है। मैं तो अपने भगवान का बारी बारी से जा रही हूँ और भरोसा करती थी कि भगवान का लीला कोई नहीं समझ पाएगा, और ना अपनी ज़िंदगी का डोर उसके हाथे में थमा दी। और आज मेरी विश्वास और शादी के 4 साल बीत गए हैं। भगवान ने हम दोनों को एक खूबसूरत बेटी दी है। विश्वास ने अपना वादा पूरा किया। उसने कभी भी मुझे बीते हुए कल के बारे में कोई भी बात नहीं की, और हर पल हमें भगवान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मगर एक बेटी की माँ होने के नाते मुझे धक्का सा लगा रहता है कि हमारी परी को इस ज़माने की बुरी नज़र ना लगे। वह हमारी माँ के जुल्म का सज़ा विश्वास जैसे लोग आज भी पाए जाते हैं। क्या किसी औरत को इज्जत चली जाए तो वह इस काबिल नहीं रहती कि कोई उसे शरीफ आदमी अपना सके? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास जल्दी से पहुंच जाए और आप लोग देख सकें। मुझ पर सदा आपका प्यार और स्नेह बनाया रहे। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मिलते हैं दोस्तों न्यू स्टोरी में। देती हूँ आप लोगों से विदा। आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा लेकर आऊँगी। आई होप दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक करना नहीं भूलिएगा।